हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम काशीनाथ सिंह द्वारा रचित जंगल जातकम कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इस कहानी के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला प्रश्न इस कहानी का कथा सार, जिसको आप सार, सारांश और कथा वस्तु भी कहते हैं, और दूसरा प्रश्न इस कहानी की मूल संवेदना। इन दोनों ही प्रश्नों के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम इस कहानी के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है इस कहानी की भाषा शैली। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे तैयार करना है ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो भाषा शैली का प्रश्न है उसका जो उत्तर आपको तैयार करना होता है वो आपको उदाहरण के साथ तैयार करना होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको केवल ये नहीं बताना होता है कि रचना में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, या मानवीकरण किया गया है, या प्रतीकात्मक भाषा शैली है। आपको इस तरीके से अपना उत्तर तैयार नहीं करना होता है। आपको कैसे अपना उत्तर तैयार करना होता है? आपको इस तरीके से अपना उत्तर तैयार करना होता है कि रचना में जहाँ कहीं भी मानवीकरण किया गया है, ठीक है, जिसका मानवीकरण किया गया है या जिन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, आपको वो पंक्तियां रचना में से लेकर अपने उत्तर में एज अ उदाहरण लिखनी होती है। अगर आप लिख रहे हैं कि मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो जिस भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है और जहां मुहावरे का प्रयोग किया गया है, आपको दोनों ही चीज़ें अपने उत्तर में शामिल करनी होती है। इस प्रकार भाषा शैली का जो उत्तर है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर अगर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, आप अपना उत्तर परीक्षा के रूप में तैयार कर रहे हैं, या कोई पाठक है, तो उसको इस बात का पता चलता है कि आपने जो रचना है वो अच्छे से पढ़ी है, और आपको इस बात का ज्ञान है कि उत्तर कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको अपना उत्तर कैसे तैयार करना है। आपको अपना उत्तर उदाहरण के साथ तैयार करना है। और एक बात और, आप अपना उत्तर उदाहरण के साथ तभी तैयार कर सकते हैं जब आपने वो रचना अच्छे से पढ़ी हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक तो अच्छे से रचना पढ़ें, और जो मैंने अपनी वीडियोस बना रखी हैं सार, सारांश की, ठीक है, वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। ठीक है, अगर आप रचना पढ़ चुके हैं तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और अगर आपने अभी तक रचना नहीं पढ़ी है तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि मैंने कम शब्दों में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, कम समय में और कम शब्दों में। ठीक है, तो आप जाकर मेरे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको अपना उत्तर कैसे तैयार करना है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इस रचना के भाषा शैली के बारे में बता रही हूँ, तो मैं भी आपको भाषा शैली का जो प्रश्न है वो आपको उदाहरण के साथ ही बताऊंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भाषा के माध्यम से ही लेखक कहानी में सजीवता लाता है। भाषा के उचित प्रयोग द्वारा पात्रों में सजीवता आती है। लेखक भाषा के द्वारा अपने विचार रखता है, यही विचार उसकी भाषा होती है। कहानी में पात्रों के संवादों की भाषा पात्रों की मनोस्थिति, शिक्षा और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कहानी की रचना कर रहे हैं, ठीक है, कहानी को लिख रहे हैं, तो कहानी में जो भी पात्र हैं, उस पात्रों की जो संवाद हैं, उनकी जो भाषा है वो उन पात्रों की मनोस्थिति, शिक्षा और वातावरण के हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि अगर जो वातावरण है वो एक तरह से गांव से संबंध रखता है, तो पात्रों की जो संवाद है, पात्रों की जो भाषा है, वो गांव के हिसाब से होनी चाहिए जो गांव में बोली जाती है। या अगर कोई पात्र है वो इतना शिक्षित नहीं है, ठीक है, अशिक्षित है, तो उसकी भाषा से, उसके संवादों से ये झलकना चाहिए कि वो अशिक्षित है। ठीक है, और जो पात्रों की मनोस्थिति है उसके हिसाब से भी संवाद और भाषा होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम
पात्रों के संवादों की जो भाषा है, अगर हम शिक्षा, वातावरण और मनोस्थिति वगैरह के अनुरूप रखते हैं तो इससे ये होता है कि जो कहानी है, जो हमारी रचना है, वो हमें सजीव लगती है। ठीक है, सजीव प्रतीत होती है, हमें बनावटी नहीं लगती है। ठीक है, तो कहानी में जो सजीवता आती है वो कहानी की भाषा शैली से ही आती है। और जो भाषा शैली है वो किसके अनुरूप होनी चाहिए? पात्रों के संवादों की जो भाषा है वो मनोस्थिति, शिक्षा और वहाँ के जिस जो वातावरण है उसके अनुरूप होनी चाहिए। कथा साहित्य की भाषा आलोचना के समान शुष्क नहीं वरन जिंदा अर्थात सजीव भाषा होनी चाहिए, जो पाठक को बांध सके, बोझिल ना करे। इसके अतिरिक्त उपन्यासकार अपनी रुचि अनुसार प्रत्यक्ष शैली, पत्र शैली, डायरी शैली, पूर्व दीप्ति शैली, ठीक है, पूर्व दीप्ति शैली का अर्थ होता है फ्लैशबैक। ठीक है, फ्लैशबैक शैली का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जो उसने कहा था कहानी है, अगर आपने पढ़ी हो, ठीक है, ये आपके कोर्स में भी लगी हुई है। तो जो उसने कहा था कहानी है वो कहानी पूर्व दीप्ति शैली में रचित है। ठीक है, तो ये एक अच्छा उदाहरण है पूर्व दीप्ति शैली का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इन सब शैलियों का प्रयोग उपन्यासकार, कहानीकार अपनी रचना में कर सकता है। ठीक है, अपनी रुचि के अनुसार कर सकता है कि जो उसको रचना लिखनी है वो डायरी शैली में लिखनी है, या पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग करना है, या पत्र शैली, या प्रत्यक्ष शैली। ठीक है, ये उपन्यासकार, कहानीकार या जो भी रचनाकार है वो अपनी रुचि के अनुरूप, अपने रुचि के अनुसार किसी भी शैली का प्रयोग कर सकता है। जंगल जातकम कहानी लोक कथा के क्लेवर में प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। जो जंगल जातकम कहानी है वो प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। कहानी की भाषा अभिव्यंजना पूर्ण है। जब गमोच कहता है कि क्यों वह और तुम पेड़ हो और ये पेड़ नहीं है, तुम्हारी जात के बाहर का है ये, और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं कि खुद खा पी कर इतने मोटे हो गए हो, भुजाएं लंबी और तगड़ी बना ली है, कान विशाल और लाल कर लिए हैं, धूप और पानी से बचने के लिए इतना विस्तार कर लिया है, जड़ें भी गहरी जमा ली हैं, और ये बेचारा हरबंश, ये जो संवाद है ये गमोच कहता है। ये मैंने आपको उदाहरण बताया है। ठीक है, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो पंक्ति है वो कहाँ से उठाई गई है, और आप इसको अपने उत्तर में लिख सकते हैं। कहानी का ये संवाद एक तरफ पेड़ों में फूट डालने की तरफ इशारा करता है, तो दूसरी तरफ समाज में व्याप्त जातीय भेदभाव को यथार्थ रूप से उद्घाटित करता है। ठीक है, जो पाठक के समक्ष कई संस्तरों को खोलकर सामाजिक अंतर्विरोध को उजागर करते हैं, एकता को अवरुद्ध करने में सहायक कमजोरी की ओर उंगली उठाते प्रतीत होते हैं। तो ठीक है, ये जो कहानी है उसका जो क्लेवर है, ठीक है, ये प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। और यहाँ पर प्रतीक किस प्रकार प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे कि जो शांत जंगल है, शांत जंगल के एक कोने में उठते हुए काले धुएं का जो गुब्बार है वो उद्योगीकरण का प्रतीक है। ठीक है, घोड़े पर बैठा तौदियाल जीव जो कि घमोच है वो पूंजीवाद का प्रतीक है। घोड़े की रस्सी थामे मनुष्य पूंजीवादी दास का प्रतीक है। ठीक है, जो घमोच है वो तो पूंजीवादी का प्रतीक है, लेकिन जो घोड़े की रस्सी थामे हुए जो मनुष्य है, ठीक है, जो मनुष्य है वो पूंजीवादी का दास है। यानी कि जो मनुष्य है वो एक तरह से उद्योगीकरण में फंसकर पूंजीवाद के साथ मिलकर जो हमारे जंगल है उनको काटने में लगा है। तो जो मनुष्य है वो पूंजीवादी दास है। तो वो जो मनुष्य है वो पूंजीवादी दास के रूप में, एक तरह से प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। कुल्हाड़ियाँ, हथियार और मशीन का और पेड़ों की बस्तियाँ आदिवासी बस्तियों का प्रतीक है। ठीक है, और पाठक को इन प्रतीकों को तलाशने और उनके तारतम्य स्थापित करने में कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ता है, कहीं भी मुश्किल नहीं आती है, पाठक आसानी से समझ लेता है। तो ये जो कहानी है उसमें ये बताया गया है कि इतने सदियों से मनुष्य जंगलों के साथ रहा है, मनुष्य पेड़ों से जुड़ा रहा है, ठीक है, पेड़ों की छांव में रहा है,
लेकिन उद्योगीकरण और पूंजीवाद में फंसकर, जो पूंजीवादी एक तरह से घमोच को माना गया है, जो प्रतीक माना गया है, तो जो मनुष्य है वो पूंजीवादी दास बनकर और उद्योगीकरण में मिलकर जो जंगल हैं उनको काटने में लगा है। ठीक है, उनको एक तरह से तबाह करने में लगा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो मनुष्य है वो पूंजीवादी दास के रूप में प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली किस रूप में प्रयोग में लाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहानी में जंगल का मानवीकरण किया गया है। बरगद को जंगल का संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। आप सभी को पता होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत बूढ़ा होता है। ठीक है, और जो बरगद का पेड़ होता है उसको एक तरह से घर का सबसे एक मुखिया माना जाता है। ठीक है, इसलिए उसको जंगल का संरक्षक कहा गया है, यहाँ पे संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में एक तरफ प्राचीन जंगल के पात्र हैं। प्राचीन जंगल के पात्र कौन है? बरगद का पेड़। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि ये सदियों से एक तरह से सदियों से हमारे साथ रहता है बरगद का पेड़ और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो जो कहानी का प्राचीन जंगल का पात्र है वो बरगद का पेड़ है। तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक पूंजीवाद के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, दोनों की भाषा में स्पष्ट अंतर दृष्टव्य होता है। अगर हम एक तरफ बरगद के पेड़ के संवाद देखते हैं और दूसरी तरफ हम आधुनिक पूंजीवाद के जो प्रतिनिधि हैं, घमोच है, मनुष्य है, इन सब के अगर हम संवाद देखते हैं तो दोनों की भाषा में हमें स्पष्ट तौर से अंतर नजर आता है। जंगल के पात्रों की मुख्य भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें आदर और सम्मान का पुट है, जबकि पूंजीवादी प्रतिनिधियों की भाषा काम चलाऊ हिंदी है, जिसमें उद्दंडता, अधैर्य और शासकीय दंभ झलकता है। ठीक है, उसमें हमें एक तरह से एक शासन के तौर पर झलकता है कि नहीं, एक दूसरे को दबाने वाली भाषा है। ठीक है, और दंभ झलकता है। जहाँ बरगद की भाषा पात्रानुकूल गरिमामयी है तो वहीं घमोच की भाषा अपमानजनक और सबको तुच्छ समझने वाली है। ठीक है, यहाँ दोनों प्रकार के पात्रों की भाषा का अंतर ही उनके अलग अलग वर्गों में स्पष्ट विभाजक रेखा उत्पन्न करता है। आदिम काल से मनुष्य का साथ निभाती आ रही प्रकृति की भाषा संभ्रांत है। कहानी में कहीं जंगल के पात्रों की भाषा मिश्रित हिंदी है, लेकिन इसमें कथानक में कहीं पर अवरोध दृष्टिगत नहीं होता है। कहानी का जो कथानक है उसमें कहीं भी हमें अवरोध नजर नहीं आता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा शैली की दृष्टि से ये कहानी सफल है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाषा शैली का प्रश्न आपको कैसे तैयार करना है। मैंने बीच बीच में आपको उदाहरण भी बताए हैं। ठीक है, और आपको इसी तरीके से अपना उत्तर तैयार करना है, उदाहरण के साथ तैयार करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी भाषा शैली के ऊपर चर्चा समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी व्याख्या के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।